हेलो क्लास। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था और थोड़ा सा समझा था कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन चीज़ों में लीड करेंगे। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के इस चैप्टर में हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि कैसे हमारी ये जो ड्रग्स हैं ये काम करेंगी। तो मोड ऑफ एक्शन हमारे पास दो तरीके से है। तो मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे बताऊंगा और दूसरा ड्रग के एक्शन के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में सेडेटिव और हिप्नोटिक का जो ड्रग का मेन टारगेट है ये हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इन ड्रग्स का प्राइमरी पर्पस ब्रेन की जो भी एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी हैं इनको कम करना और इनहिबिटरी पाथवेज को इन्हांस करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एंजाइटी रिड्यूस होती है, रिलैक्सेशन होती है और डोज के अकॉर्डिंग सेडेशन या जो स्लीप है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स के 5 मेजर मैकेनिज़म्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आप देखोगे इन्हांसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, फिर रिडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन, डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन एंड लास्ट में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन स्लीप आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहीं से, इन्हांसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन। गाबा को आप जानते हैं, गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। और ये जो गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कहने का मतलब है कि जब भी एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है इसका रिलीज़ बढ़ जाता है, और जब किसी वजह से नहीं होता है या कम होता है तो हमारी ड्रग्स इसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन आस्क्ड मैकेनिज़्म यही है। तो चलो ठीक है, नॉर्मली मैं बोर्ड पे आता हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है गाबा की, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल ब्रेन में गाबा कैसे काम करता है। ठीक है, गाबा जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो गाबा जो है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, ब्रेन में कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को एक्टिव रखता है। ठीक है, ब्रेन में कंटिन्यूसली, तो ब्रेन में हमारे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव रहते हैं। जब किसी न्यूरॉन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब गाबा उस एक्सेसिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए गाबा को ब्रेन का एक नेचुरल ब्रेक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चलो मैं आपको एक सेल बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक सेल है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ मॉड्यूल्स बनाए। ठीक है, अब इन मॉड्यूल्स में बेसिकली यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके 5 हैं, और पीछे से भी ये मूव करते हुए कुछ आएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने कुएं के जैसा बना दिया है, या फिर आप जैसे भी समझ लो पासेज का एरिया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, गामा, अल्फ़ा, बीटा करके। ठीक है, ये 5 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो चैनल है बेसिकली, ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से स्पेशली क्लोराइड आयन चैनल्स को यहाँ से मूव करना है। ठीक है,
ये लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन क्या है, चैनल, ठीक है, ये क्लोराइड आयन चैनल है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे अभी मैंने बताया कि ब्रेन में कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। जब किसी न्यूरॉन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लो किसी न्यूरॉन में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, तब क्या होता है, गाबा उस एक्सेसिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए गाबा को ब्रेन का नेचुरल ब्रेक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 में क्या है हमारा, इसमें गाबा रिलीज़ होगा। मान लो कि हम इसको मान लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पे जो आपको प्लेस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये प्लेस हमारा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये जो रास्ता यहाँ से गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा गाबा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। चलो मान लो हमारे गाबा रिसेप्टर्स गाबा ए और गाबा बी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वो इसमें से ये है, एक रिसेप्टर मान लो यहाँ पे है इस साइड पे, एक यहाँ पे इस साइड पे है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे है, गाबा ए, ठीक है, गाबा रिसेप्टर है। तो जब इनहिबिटरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं, और कैल्शियम क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगी, और गाबा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है, वो एक आगे का मैकेनिज्म है, ठीक है। खैर मान लो गाबा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज़ हो गया, अब गाबा आएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन आप देख रहे हो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, कौन सा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ठीक है। अब गाबा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स की तरफ डिफ्यूज़ करता है। अब यहीं पे हमारे गाबा रिसेप्टर जो मैंने आपको ये बना के दिखाया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है गाबा रिसेप्टर, ठीक है, ये हमारा गाबा रिसेप्टर है जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो ब्रेन में गाबा के मेनली 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो गाबा ए, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ गाबा बी, ठीक है। एक तो गाबा ए और दूसरा गाबा बी, ठीक है, गाबा ए और गाबा बी। तो जो गाबा ए रिसेप्टर होता है ये लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स पे वो ओपन करेगा, इनका इनहिबिटरी रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट है, और सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स का जो मेन एक्शन है ये कौन सा है, हमारा गाबा ए, इसलिए आपको हमेशा गाबा ए याद रखना है। दूसरा जो आपको मैंने गाबा बी दिखाया है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसका इनहिबिटरी रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, और जैसे वो बेक्लोफैन वाली दवाइयाँ हैं वो इसी रिसेप्टर पे ऐड करती हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो हमारी जो इस चैप्टर मेडिसिन पढ़ रहे हैं ये मेनली गाबा ए रिसेप्टर्स पर ही ऐड करती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब भी गाबा, ठीक है, चलो ये हमारा हो गया रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब गाबा हमारा GABA, ये हमारा गाबा जो है हमारी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करता है, तो रिसेप्टर क्या होता है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे बाइंड करेगा और रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये जो आप चैनल देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन होना शुरू होते हैं। ये जो चैनल है ये कौन सा है, क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है, तुरंत से ये क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन होते हैं, और यहाँ से क्लोराइड आयंस, ठीक है, इनका मूवमेंट शुरू होता है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर क्लोराइड आयंस, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर जो हैं ये क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर सेल के एंटर करना शुरू करते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोराइड इन्फ्लक्स। इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड इन्फ्लक्स, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, हाइपर पोलराइजेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर की बात करो यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब क्लोराइड अंदर एंटर करता है तो सेल और ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है, क्योंकि आपने देखा क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव।
तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा इन्हिबिशन होगा, मतलब चीज़ें उतना ही कंट्रोल में आएंगी या फिर स्लो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोराइड आयंस का हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, बेसिकली हाइपर पोलराइजेशन। तो जब क्लोराइड सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है तो सेल और ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन। अब जो हाइपर पोलराइज्ड न्यूरॉन को एक्टिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस चाहिए होता है, इसीलिए न्यूरॉन फायर नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, बहुत एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि नहीं होता है। रिजल्ट क्या होगा, नॉर्मल गाबा एक्टिविटी में जो न्यूरोनल फायरिंग है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, एंजाइटी डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्सेशन ओवरऑल, स्लीप प्रमोट होगा, सीजर भी प्रिवेंट हो सकते। तो ये बॉडी का एक नेचुरल इनहिबिटरी मैकेनिज्म है। अब हमारी ड्रग्स क्या करेंगी, यही हम आगे बात करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ में और बारबिचुरेट्स के साथ में। मान लो हम बेंजोडाइज़ेपिन्स की भी बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो वही चीज़ें आप देखो यहाँ पे लिखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू गाबा विच द मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। These drugs bind to a specific site of GABA A receptor complex which is a ligand gated chloride ion channel। अभी मैंने आपको बताया। बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। ठीक है, यही फ़र्क है बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिचुरेट में। बेंजोडाइज़ेपिन क्या करेंगी, फ्रीक्वेंसी उसको और ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है, और बारबिचुरेट्स टाइमिंग की बात करते हैं, वो ड्यूरेशन को ओपन करते हैं और देर तक खोलते हैं। बात इसीलिए है कि बेंजोडाइज़ेपिन्स जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी खोलेंगे उतना ज़्यादा जल्दी क्लोराइड आयन मूव होंगे, उतना ज़्यादा जल्दी असर दिखेगा। बट अपने एक लिमिटेड टाइम तक एक्शन देके उसको ठीक भी कर लेते हैं या रिवर्सिबली वो चीज़ें फिक्स भी हो जाती हैं। बट बारबिचुरेट्स का क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो ड्यूरेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको आज के टाइम पे यूज़ कम करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू न्यूरॉन्स causing hyperpolarization of neural membrane which makes the neuron less excitable, as a result suppression of neuronal activity। वही मैंने बताया, एक बार मैं आपको इस बेस पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारी ड्रग, ठीक है, हम यहाँ पे डी फॉर ड्रग मान ले रहे हैं। वो ड्रग क्या करेगी, हमारे इस गाबा ए रिसेप्टर पे आके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी। ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करेगी। अब वो गाबा इसे बोलेगी कि ऐसा करो, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ाओ ताकि चैनल जो है वो और ज़्यादा अच्छे से खुले। जितना ज़्यादा खुलेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से मात्रा में क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे और अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, उतना ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगा और इस वजह से क्या होगा, एक्साइटेशंस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने ये चाहा और हमारी ड्रग ने एक्शन दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली क्लोराइड, तो अब क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन्स देखो समझो यहाँ पे, ये क्या करती हैं, ये डायरेक्टली क्लोराइड चैनल नहीं खोलती, ये गाबा ए रिसेप्टर के बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड करती हैं। हर रिसेप्टर में उस ड्रग के बाइंड करने की जगह होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये गाबा की एब्सेंस में काम नहीं करती। अगर गाबा नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, गाबा होना चाहिए, सिर्फ गाबा के इफ़ेक्ट को इन्हेंस करती हैं कि ऐसा करे, गाबा जो इससे पहले बाइंड करता था अब और अच्छे से बाइंड करे, दैट्स इट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, गाबा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, गाबा ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है, क्लोराइड आयन चैनल मोर फ्रीक्वेंटली ओपन होते हैं, है ना, एंड क्लोराइड इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ हाइपर पोलराइजेशन और ज़्यादा होती है, न्यूरोनल फायरिंग और डिक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए बेंजोडाइज़ेपिन्स को पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स ऑफ गाबा ए रिसेप्टर भी कहा जाता है। जो एलोस्टेरिक का मतलब कहीं भी आसपास बाइंड हो जाके वो गाबा ए के एक्शन को ही बढ़ाएगी। इसलिए जो आप अल्फ़ा बीटा और गामा जो मैंने आपको बना के दिखाया,
ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं, ठीक है। चलो ये रहा मैकेनिज्म आपका। अभी इसमें ऐसे ही बारबेचुरेट्स का भी है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ ताकि हमें उतना उधर जाना ना पड़े। बारबेचुरेट्स भी गाबा ए रिसेप्टर पर ही एक्ट करती हैं, बस डिफरेंस ये है कि क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाती हैं। मतलब बेंजोडाइजेपिन्स का ड्यूरेशन से लेना देना नहीं था, कितनी देर ओपन हो रहा है मैटर नहीं करता था। ये क्या कर रहे हैं, ये उसकी ड्यूरेशन को, अब बेंजोडाइजेपिन्स मान लो आधे घंटे काम करी थी तो ये इसको 2 घंटे बढ़ा देंगी। तो ये जो देर तक का जो एक्शन है अक्सर ये नुकसान कर जा रहा था। तो हाई डोज पर ये गाबा के बिना क्लोराइड चैनल्स को एक्टिव कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाई डोज पर बारबिट्रेट्स जो है ये गाबा के बिना भी क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, इसी वजह से ओवरडोज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर ओवरऑल होगा क्या हमारा, इसमें गाबा की एक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, मोर क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स होगा अंदर, हाइपर पोलराइजेशन होगा, लेस न्यूरोनल फायरिंग और सीएनएस डिप्रेशन के साथ सेडेशन और हिप्नोसिस देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स इन दोनों के मैकेनिज़म्स को देख लिया। अभी जो हम दूसरा बात करेंगे इसमें, ठीक है, अभी जो दूसरा हमारा ये डिप्रेशन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन स्टेम्स में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या फिर इसको असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखो ये सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये वेकफुलनेस और अलर्टनेस को मेंटेन करता है, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेशन भेजता है, ठीक है। इसी वजह से हम जागते हैं, इसी वजह से हम अलर्ट रहते हैं, एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं और अटेंशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जब हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स देंगे तो क्या होगा, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या करती है, इसी रास की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, कॉर्टिकल स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, अलर्टनेस कम होती है, वेकफुलनेस भी कम होगी, ड्राउजीनेस डेवलप होगा, नींद आना या हल्का कम या सुस्ती महसूस होना, और स्लीप इंड्यूस होगी। इसीलिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डिप्रेशन जो है ये सेडेशन और हिप्नोसिस का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है। देखो ब्रेन में सिर्फ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं जो एक्साइटेशन को लीड करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास क्या था, ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट, और क्या था, एस्पार्टेट, मेन हमारा ग्लूटामेट ही है, ठीक है। उसके अलावा एसिटाइलकोलिन, उसके अलावा नॉर एपिनेफ्रिन, उसके अलावा हिस्टामिन, और एक और था ऑरेक्सिन, ठीक है। कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, एसिटाइलकोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन और ऑरेक्सिन। ये क्या करते हैं, ये ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत एक्टिव रखते हैं। मैंने बताया ना, यही है हमारी गाड़ी के एक्सेलरेटर जो उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, वेकफुलनेस मेंटेन करते हैं, लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, गाड़ी को रोकने के 2 तरीके हैं, स्लो करने के 2 तरीके हैं। या तो हम क्या करें, या तो ब्रेक लगाएं जैसे अभी हमने गाबा यूज़ किया, या फिर हम एक्सेलरेटर को धीरे धीरे ड्रॉप करें, छोड़ें, कम करें। तो ये हमारा यही वाला मैकेनिज़्म है, एक्सेलरेटर वाला है। तो ये एक्साइटेटरी पाथवेज हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या करेंगी, एक्साइटेटरी पाथवेज की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, ग्लूटामेट मीडिएटेड एक्साइटेशन कम हो जाएगा, कॉर्टिकल एक्टिविटी कम होती है, वेकफुलनेस कम होगी, साथ ही साथ एंजाइटी कम होगी, स्लीप फैसिलिटेट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। यानी सेडेटिव हिप्नोटिक
इनहिबिशन बढ़ाती हैं और एक्साइटेशन को घटा देती हैं और दोनों मिलके CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला जो इसमें है ये है डोज डिपेंडेंट। ठीक है, डोज डिपेंडेंट डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक का जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये डोज के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो लो डोज और हाई डोज का इफ़ेक्ट यहाँ पे सेम नहीं होता। लो डोज और हाई डोज का इफ़ेक्ट सेम नहीं होता। ठीक है, लो डोज में क्या होता है, माइल्ड एनजियोलाइसिस। देखो एनजियोलाइसिस का मतलब क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लो डोज में आपको सेडेशन दिख रहा है, कामिंग इफेक्ट, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा और माइल्ड एनजियोलाइसिस। तो भैया देखो एनजियो का मतलब होता है एनजाइटी, एनजियो का मतलब क्या है, एनजाइटी, और लाइसिस का मतलब है उसको तोड़ना। ठीक है, तो एनजाइटी को कम करना, पेशेंट को शांत करना, रिलैक्स कराना, पेशेंट होश में रहेगा। ठीक है, कॉन्शियस रहेगा। उसके अलावा जो मॉडरेट में है, मॉडरेट में सेडेशन इसमें भी दिखेगा, ड्रॉजीनेस भी दिखेगा, अटेंशन कम होगी। ठीक है, और हिप्नोसिस भी आ सकता है, स्लीप इंड्यूस होना शुरू हो सकती है। ठीक है, हायर डोज में क्या होगा, हिप्नोसिस के साथ में स्लीप इंडक्शन, इसके साथ में स्लीप मेंटेनेंस और एनेस्थीसिया के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब वेरी हाई डोज की बात करें, ठीक है, तो उसमें वेरी हाई डोज में डीप CNS डिप्रेशन, ठीक है, कोमा, डेथ, रेस्पिरेटरी फेल्योर, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये डोज डिपेंडेंट इसको इसीलिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड खैर अभी नेक्स्ट क्या है, स्पेशली मैंने जो भी बताया अभी, बारबिचुरेट्स में ये रिस्क ज़्यादा होते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स में कम होते हैं। ठीक है, चलो एक सीक्वेंस आपको बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डोज वाला सीक्वेंस कैसे क्या चलेगा। जैसे कि डोज रिस्पॉन्स में अगर हम लो डोज देते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझो, अगर हम लो डोज देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एनजियोलाइसिस, एनजियोलाइसिस, कम डोज में एंजाइटी कम होगी। हल्का सा डोज और बढ़ाओगे तो सेडेशन, उससे हल्का सा और बढ़ाओगे तो क्या होगा, हिप्नोसिस, मीन्स नींद आएगी। मैंने अभी आपको बताया था और पहले ही बताई सारी चीज़ें। फिर और अगर बढ़ाए तो क्या होगा, सेडेशन के बाद हिप्नोसिस हो गया, उसके बाद हाँ एनेस्थीसिया, ठीक है, और एनेस्थीसिया के बाद इंसान कोमा में जा सकता है, एंड कोमा के बाद डेथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले एंजाइटी कम होगी, ठीक है, फिर सेडेशन सेडेशन होगा, सेडेशन और फीलिंग ऑफ वेलबींग। उसके बाद बंदा नींद में जा सकता है, फिर शायद उसको एनेस्थीसिया दे बेहोश हो जाए, फिर इंसान कोमा में जा सकता है और हाई डोज पे, और या फिर उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर, उसकी जान भी जा सकती है, वो मर भी सकता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए हमेशा ही, कैसे कैसे ड्रग का डोज बढ़ने पे एक्शन हमें किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम इफ़ेक्ट ऑन स्लीप आर्किटेक्चर। नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप साइकिल्स अल्टरनेट करती हैं। हेल्दी स्लीप में नॉन रैपिड आई मूवमेंट 75 से 80% और रैपिड आई मूवमेंट में 20 से 25% प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या करती हैं, स्लीप आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जनरली ये क्या करती हैं, ये स्लीप की जो लेटेंसी है इसको डिक्रीज़ करती हैं, जल्दी नींद आती है, टोटल स्लीप टाइम बढ़ाती हैं। ठीक है, नाइट वॉकिंग कम करती हैं, नाइट अवेकनिंग, रात को जगने वाली चीज़ें कम करती हैं, जो सेकंड स्टेज था स्लीप का उसको और लंबा करती हैं, और थर्ड स्टेज को, स्लो वेव स्लीप को और डीप
को कुछ हद तक रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को उसको भी थोड़ा सा सप्रेस कर सकती है, इसीलिए प्रोलॉन्ग यूज़ है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ से स्लीप आर्किटेक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं जी ड्रग्स, ये स्लीप का ऑनसेट इम्प्रूव करने में ज़्यादा बेटर काम करती हैं, ठीक है। स्लीप ऑनसेट इम्प्रूव करने में नॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर को कंपैरेटिवली बेटर प्रिजर्व करती हैं, और रैपिड आई मूवमेंट और डीप स्लीप पर बेंजोडाइज़ेपिन्स की तुलना में बहुत कम इफेक्ट होता है। इसी वजह से अनकॉम्प्लिकेटेड इंसोम्निया में ये कॉमनली प्रेफर्ड होती हैं, ठीक है। और एट द एंड बार्बिचुरेट्स क्या है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को मार्केटली सप्रेस करती हैं, डीप स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती हैं। विड्रॉवल के बाद रैपिड आई मूवमेंट रीबाउंड हो सकता है, जिसमें विविड ड्रीम्स और नाइटमेयर्स बढ़ जाते हैं। दैट्स इट। खैर अभी यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेडेटिव हिप्नोटिक्स का बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट के तौर पे। मैंने आपको दोनों में फ़र्क बता दिया, बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिचुरेट्स में। कुछ चीज़ें और रहेंगी जो मैं आपको लास्ट में बताते हुए चलूँगा, ठीक है, कि इनका काम कैसे होगा, या फिर वैसे तो मैंने वास्ट डिफरेंस एक बता दिया आपको कि बार्बिचुरेट्स क्या करती हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाती हैं चैनल ओपनिंग का, और बेंजोडाइज़ेपिन क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, यूजर साइड इफेक्ट प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, कैसे कैसे कब कब इसको यूज़ करना है। तो ओवरऑल इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा हुआ है, इन्हांसमेंट गाबार्जिक इनहिबिशन, ठीक है। सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिवेटिक सिस्टम मैंने आपको बताया रास वाला, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट डे। सो थैंक यू एंड वेलकम।